तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 12th वालों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज हम अपना क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखिए अपन ने सिलेबस डिस्कशन कर ली क्लास 12th का, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है क्लास 12th में और टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12th में आपको 5 यूनिट पढ़ना है, जिसके अंदर आपको टोटल 13 चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम से बहुत पहले आपका सिलेबस भी फिनिश करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12th का पहला यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इस रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर एंड ओवरऑल आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर एंड ओवरऑल आपके क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखिए अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के यूनिट आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तीसरा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। क्लियर है? तो देखिए देखिए सबसे पहले चैप्टर पे तो आना ही है और इस चैप्टर का जो मतलब है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये इस चैप्टर का नाम है। अब देखिए चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले जो उसका यूनिट है पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं। आपका जो ये यूनिट है इस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका जो ये यूनिट है इस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन। क्लियर? आपका जो ये यूनिट है इस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, तो जब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, by which an organism produces their new young ones similar to itself। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। अब यहां पे अपने ही समान संतान को जन्म देने का मतलब क्या हुआ? देखिए
जैसे फिल्मों की यदि बात करते हैं तो ये सब फिल्मों में ही होता है कि इंसान का बच्चा नाग नागिन ये सब जन्म लिया, बट एक्चुअली यदि रियल लाइफ की बात करेंगे तो इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होता है, ये ठीक है। तो यदि बात करेंगे किसी और भी जीव की तो उस जीव का बच्चा वो खुद ही होता है, यानी कि जैसे घोड़े की यदि बात करेंगे तो घोड़े का बेबी हॉर्स ही होता है, ठीक है। यदि यदि बात करेंगे यदि यदि सांप के बच्चे की बात करेंगे तो वो सांप ही होता है, इंसान के बच्चे की बात करेंगे तो इंसान ही होता है। फिल्मों में ही ऐसा दिखाया जाता है कि इंसान के बच्चे के रूप में नाग ने जन्म लिया तो नागिन ने जन्म लिया, बट ये सिर्फ फिल्म में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए, अब एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स continuity of the species. Reproduction enables continuity of the species, ठीक है, generation after generation, generation after generation, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संतान परंपरा को बनाए रखता है, ठीक है। जो संतान परंपरा को बनाए रखता है जो प्रक्रिया, उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। यानी कि यदि यदि रिप्रोडक्शन ना हो तो संतान परंपरा नहीं बनी रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है राहुल, ठीक है, और यदि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, यदि एक लड़का है राहुल और उसकी वाइफ का नाम है खुशी, तो राहुल और खुशी यदि आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका जो संतान है, संतान नहीं हो पाएगा। यदि संतान नहीं हो पाएगा तो उनका वंश नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, ये क्या करती है? ये संतान के परंपरा को बरकरार रखती है, मेंटेन रखती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो ये जो है रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान की परंपरा को बरकरार रखती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो दो चीजें यहां पे मैंने आपको बताई, पहला तो ये मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, और दूसरा मैंने ये बताया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी संतान की परंपरा को बरकरार रखता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए, दो बातें हो गई। अब देखिए, जब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है, जब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो इसके टाइप्स के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइप की यदि अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, एक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है जी? रिप्रोडक्शन के दो टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक्स्ट्रा होता है, एक एडिशनल होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कोई कोई बुक ये भी आपको लिखता है कि रिप्रोडक्शन के तीन टाइप, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव।
वहीं कुछ बुक्स की यदि बात करेंगे तो वहां पे ये बताया गया है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये दोनों टाइप होते हैं और वेजिटेटिव प्रोपागेशन को एसेक्सुअल में रख दिया गया है। तो ये ऐसा क्यों? दोनों ही फैक्ट यहाँ पे दोनों ही सही है। यहाँ पे इसमें क्यों रख दिया गया है ये भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले अपन देखते हैं ये सेक्सुअल के बारे में, उसके बाद लास्ट में देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहां पे वर्ड है, यहां पे ये जो शब्द है इस शब्द में देखिए एक है एक है यहाँ पे सेक्स। ठीक है, ए का मतलब नॉट अ सेक्स इन द सेंस मेल या फिर फीमेल। क्लियर, मेल या फिर फीमेल। तो ए मतलब नॉट एंड सेक्स मतलब मेल या फिर फीमेल। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है, लेकिन उसमें दो ऑपोजिट सेक्स की नीड नहीं होती है, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पे एक ही जीव होता है और उसी जीव से नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which an organism produces their new young ones similar to itself। ये देखिए, ये मैंने लिखा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। अब क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप है जिसमें कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है, जिसमें ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ना ही ये इन गैमीट का फ्यूजन होता है। गैमीट इन द सेंस मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो जीव होते हैं तो उनमें मेल और फीमेल नामक ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब मेल फीमेल ही नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं होगा। और जब गैमीटे नहीं बनेगा तो वो फ्यूज कहां से करेगा? वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है, जिसमें किसी भी प्रकार के गैमीट का ना तो फॉर्मेशन होता है और ना ही उनका फ्यूजन होता है। क्लियर? दूसरा देखिए, दूसरे की जब बात करेंगे अपन, दूसरा जो आपका टाइप है इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाम में ही आ गया, यहाँ पे वर्ड ही आ गया, यहाँ पे सेक्स। ठीक है, मतलब कि इस प्रक्रिया के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता भी होगी। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता यहाँ पे होगी। ठीक है, वो अभी का दौर थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि सेम सेक्स में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मेल को मेल में और फीमेल को फीमेल में, जो कि ये सही नहीं है। नेचर ने, प्रकृति ने, गॉड ने दो अलग अलग सेक्स बनाए हैं, मेल और फीमेल, जिससे कि वंश बढ़े। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए दो पर्सन का होना जरूरी नहीं है। ये आप नहीं बोल सकते कि दो पर्सन, क्योंकि दो पर्सन सेम सेक्स के भी हो सकते हैं। तो या तो मेल हो सकता है या फिर दोनों फीमेल हो सकती है। बट यहाँ पे क्या चाहिए? दो पर्सन चाहिए बट अपोजिट सेक्स के, यानी कि एक मेल एंड एक फीमेल होने चाहिए। ठीक है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लिखेंगे द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन by which an organism produces their young ones similar to itself by the formation and fusion of gamete। यानी कि ये क्या है? रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। इस टाइप को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में बोले तो यदि ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल का, तो ह्यूमन मेल के अंदर बनता है स्पर्म और ह्यूमन फीमेल के अंदर बनता है ओवम। ठीक है, यानी कि गैमीट, मेल के अंदर गैमीट बना स्पर्म और फीमेल के अंदर गैमीट बना ओवम। ठीक है, तो ये हो गया गैमीट फॉर्मेशन। अब क्या होगा? स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, स्पर्म और ओवम जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि नए बेबी का प्रोडक्शन होगा। तो ह्यूमन में क्या हो रहा है कि ह्यूमन में मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम बन रहा है, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है और बाद में वो दोनों गैमीट आपस में मिल भी रहे हैं, यानी कि गैमीट का फ्यूजन भी हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जिसमें कोई जीव अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई। अब देखिए, अब यहां मैंने आपको बता दिया रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? बिकॉज रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पेशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्यों जरूरी है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान परंपरा को बरकरार रखने के लिए जनन की प्रक्रिया जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्सुअल के बारे में भी बता दिया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बता दिया, यानी कि यहाँ पे आपको दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर? अब देखिए, ये जो है यहाँ पे एक चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ये कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल भी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल भी होता है। सेक्सुअल की यदि बात करते हैं तो सेक्सुअल में क्या होगा? यहाँ पे टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑफ ऑपोजिट सेक्स, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट की नीड होगी, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट की नीड होगी, और वो भी कैसे होना चाहिए? ऑपोजिट सेक्स, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है, यदि इसकी बात करते हैं तो ये एसेक्सुअल के कंपेयर में ये कॉम्प्लेक्स होता है।
ठीक है, ये बात याद रखिए। क्लियर है? इसमें टाइम बहुत ही ज्यादा कम लगता है। इसकी यदि बात करेंगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, क्लियर है? इतना स्पष्ट है? तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर इसके बारे में आप नहीं बताएं। और ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर? देखिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? ये रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टाइप है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति पुराने जीव के रूट, स्टेम अथवा लीफ से होती है। उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ reproduction in which new offspring will be produced by a root, stem and leaf is known as vegetative propagation। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? ये रिप्रोडक्शन का स्पेशल टाइप है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? ये रिप्रोडक्शन का स्पेशल टाइप है जिसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति रूट, स्टेम अथवा लीफ से होता है। अब कैसे होता है, चलिए आपको समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, आपको यूं समझ में आ जाएगा, अरे कुछ तो बेनिफिट हो सर से पढ़ने का। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। क्लियर है बॉस? ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, देखिए नेचुरल में आपने देखा होगा कि आपके आसपास क्या होता है, कोई कोई यदि पेड़ है, ठीक है, अब उस पेड़ से 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर बाद यदि कोई बड़ा पेड़ है तो उससे थोड़ा दूर आगे चल करके या फिर आसपास क्या होता है, उसी पेड़ का छोटा सा बच्चा निकल आता है। कैसे निकल आता है? आपने सुना होगा एक बात, वो घर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी नींव मजबूत होती है। आपने नींव मजबूत नहीं किया और आप चाह रहे 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला बिल्डिंग बना ले, हो ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा, घर ही गिर जाएगा। तो जिसका नींव फाउंडेशन जितना ज्यादा बढ़िया होगा वही बिल्डिंग बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्यों ले जा रहा हूं, बिल्कुल आपको बेसिक रिप्रोडक्शन सब यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, जिससे कि आपका नींव स्ट्रांग हो, आपका फाउंडेशन बने। और यदि आपका फाउंडेशन बन गया रहेगा तो आपको और आगे पढ़ने में मजा भी आएगा और इससे आप अच्छा मुझे मार्क्स भी ला कर दोगे और आकर बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, आप जो फाउंडेशन पढ़ा दिए थे जिससे हमें एग्जाम देने में बहुत आसानी हो गई, अच्छा अच्छे मार्क्स ला करके पास हुए हैं। ठीक है, तो वो नींव जितना ज्यादा बढ़िया होता है बिल्डिंग उतना बढ़िया, वैसे ही आपका फाउंडेशन जितना ज्यादा बढ़िया होगा, बेसिक चीजें आपको जितनी ज्यादा पता रहेगी, आपका कंसेप्ट उतना अच्छे से क्लियर रहेगा। वैसे ही जो
पेड़ सब जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनका जो जड़ होता है बहुत दूर तक फैला हुआ होता है उनका जड़, ठीक है। अब बहुत दूर तक फैला हुआ है और आपने देखा है पेड़ तो यहाँ पे है, पेड़ यहाँ पे है, इससे 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर बाद देखिए उस पेड़ का, वही पेड़ का छोटा सा पौधा एक निकलने लगा। आपको लगा रे पता नहीं कैसे निकल गया, लेकिन एक्चुअली में बात क्या थी, उसका जो रूट है, उसका जो जड़ है, जो अंदर ही अंदर आगे तक फैला हुआ था, उसी रूट से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसी रूट से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसी रूट से ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि नया प्लांट डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्लियर। वहीं यदि अपन बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, ठीक है, गुलाब का फूल तो सबको पसंद होगा, सब किसी न किसी को देते ही होंगे। तो गुलाब का जो फूल होता है, जो गुलाब का जो पौधा है, उसमें से आप एक स्टेम उसका तोड़ लो और स्टेम तोड़ करके कहीं पे लगा दो, अब देखो नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो नया जो प्लांट यहाँ पे डेवलप हुआ वो क्या हुआ, नया प्लांट यानी कि नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ किस चीज से, उसके स्टेम से। और किसने डेवलप करवाया, तो अपने लोगों ने, अपने लोगों ने, यानी कि मैनमेड ऐसा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्लियर। तो ये रहा आपका बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये बता दिया, और रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया, एसेक्सुअल, सेक्सुअल के बारे में बता दिया, रिप्रोडक्शन का स्पेशल टाइप वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, ये तो हालांकि रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टाइप है, लेकिन यदि बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, तो बहुत सारे बुक्स ने वेजिटेटिव प्रोपागेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखा है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स ने इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन को या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो किसी न किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट की रिक्वायर हुई है, यहाँ पे 2 पेरेंट नहीं। इसीलिए बहुत सारे बुक्स ने इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में भी डाल दिया है। तो यदि आप पढ़ते हो रिप्रोडक्शन का 2 टाइप तो भी सही है, यदि आप पढ़ते हो रिप्रोडक्शन का 3 टाइप ये भी सही है, यदि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ोगे तो ये भी सही है। बस बात एक है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, उन डिफरेंसेस में एक छोटा सा डिफरेंस और आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। वो डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां जो मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल वाला, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये मैंने लिख दिया एसेक्सुअल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्सुअल, ठीक। तो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन जो कि और आपसे पूछता है, वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है उसको क्लोन कहा जाता है, क्यों। उसका आंसर देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय, offspring produced by asexual reproduction, offspring produced by asexual reproduction is termed as, is termed as clone, is termed as clone because they are, because they are morphologically and genetically
सिमिलर, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है वो सारे के सारे सेम। जैसे मान लो अभी यह बात करेंगे, मैंने क्या बताया कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन में क्या होता है कि अपने अपने वी ऑल आर ह्यूमंस, तो मैं हूं, आप हो, और भी सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सारे के सारे, ठीक है। हम सभी क्या है, अलग अलग, यानी कि आप पहचान सकते हो कि आशुतोष सर है, ये आपका दोस्त है, आप सभी को पहचान सकते हो। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो सारे के सारे बिल्कुल सेम होते हैं, एकदम बिल्कुल लुक में, देखने में सारे के सारे बिल्कुल सेम लगेंगे। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक कॉल है बस, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। क्या? अभी हम ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। क्या? नहीं तो। कौन से क्लास में है? अच्छा, कहाँ पर हो तुम अभी? ठीक है, तो कॉल पे बात करवा लेना, अभी मैं क्लास ले लेता हूँ तो। ठीक है, तो कॉल पे बात करवा लेना, और मिलना होगा तो फिर ऑफलाइन क्लास में मिल लेते हैं। मैं तुमको क्लास के बाद, ऑनलाइन क्लास के बाद लगा लेता हूँ कॉल। ठीक है। नहीं नहीं, मैं अभी लगाता हूँ तुमको कॉल थोड़ी देर में, क्लास लेकर। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, तो आवाज़ आ रही है? ओके। बहुत मेहनत लग रही है भाई। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, जल्दी से लाइक कर लो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, सभी का कमेंट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब भी कर लो, और फैला दो, फैला दो एकदम, ठीक है, वायरल कर दो पूरा। क्लियर? चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें वेरिएशन होता है, ठीक है। सभी लोग देखने में अलग अलग जैसे लगते हैं, लेकिन यदि एस जो जो बच्चे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होते हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल सेम लगेंगे, ठीक है। राम, नाम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, सब एकदम बिल्कुल समान लगेंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन, इसकी यदि बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशन की, तो वो बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, और मॉर्फोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये है और ये दूसरा पर्सन है। क्लियर? तो ये रहा आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही बेसिक सा सिंपल कंसेप्ट, ठीक। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर चैप्टर पे, जिसका नाम है, आते हैं हम अपने प्रॉपर चैप्टर पे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अपना जो चैप्टर है ये, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है जी। क्लियर है? तो अब आते हैं हम प्रॉपर अपने इस चैप्टर पे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
यानी हिंदी में अपन बात करते हैं ना, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब यहाँ पे बात आया पुष्पीय पादप, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। फिर से थोड़ा सा बैक होकर के चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बेसिक से कंसेप्ट के बारे में। ठीक, देखिए क्लास 11th की यदि बात करते हैं अपन, तो क्लास 11th में आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा, ठीक है, क्लास 11th में जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, या फिर जिन्होंने मेरे से पढ़ा है पूरा, तो मैंने भी पढ़ाया हुआ है क्लास 11th में पहला यूनिट जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जीवों को दो भागों में बांटा गया था, और इस सिस्टम को बोला जाता है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बोला गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को तीन पार्टों में बांटा गया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसका नाम दिया गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों को लगा कि भैया तीन भागों में ऑर्गेनिज्म को बांटना सही नहीं है, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांट दिया चार भागों में, और इस सिस्टम का नाम दे दिया गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, उसके बाद यदि बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद यदि बात करते हैं अपन, तो आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, जिसका जो कि दिया गया था R.H. व्हिटेकर सर के द्वारा। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो R.H. व्हिटेकर सर ने क्या बोला, R.H. व्हिटेकर सर ने बोला कि नहीं नहीं भाई, जीवों को चार भागों में बांटना सही नहीं है। इन्होंने क्या किया, R.H. व्हिटेकर सर ने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिज्म्स को पांच भागों में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने R.H. व्हिटेकर सर ने ऑर्गेनिज्म को पांच भागों में बांट दिया। वो पांचों भाग कौन कौन से थे, वो थे किंगडम मोनेरा, दूसरा पार्ट था किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी, और सबसे लास्ट में पांचवा पार्ट जिसका नाम है एनिमेलिया। ठीक है, जिसका नाम है एनिमेलिया। तो R.H. व्हिटेकर सर ने ऑर्गेनिज्म्स को पांच भागों में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा की यदि अपन बात करेंगे, तो इसके अंदर मेनली आते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया भी हुआ था मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज के बारे में। ठीक है, मैंने बताया भी हुआ था कि जो बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा के सबसे खास मेंबर हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। सबके बारे में आपको क्लास 11th में बताए हुए थे, बट हमें यहाँ पे वो डिस्कशन करना है नहीं, हमें यहाँ पे पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत प्लांट के बारे में। अब देखिए, ये जो प्लांट वाला पोर्शन है, इस प्लांट को पांच भागों में बांटा गया, इसको भी। ठीक है, एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट,
एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अगला है जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो जो किंगडम प्लांटी है उनको 5 भागों में बांटा गया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म वाला जो पार्ट है ना, ये इसी का दूसरा नाम है, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, एंजियोस्पर्म का ही दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट। तो वैसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होता है, यानी कि जिसमें पुष्प का निर्माण होता है, उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। यानी कि इस चैप्टर को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम इस चैप्टर को हम लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ इसको नोट भी करते रहिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के फादर किनको बोला जाता है? ठीक है, तो ये थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, को शॉर्ट में पी माहेश्वरी भी कहते हैं, तो शॉर्ट में पी माहेश्वरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी इज प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, यानी कि शॉर्ट में जिनको बोला जाता है पी माहेश्वरी सर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कंटेंट क्या क्या है। ये जो आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में अब देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक की यदि बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है आपका फ्लावर। ठीक है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक तो टॉपिक आपको ये पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की यदि अपन बात करते हैं तो ये पढ़ना है आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा आपको पढ़ना है, यहाँ पे इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस तीसरे वाले का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। चौथे की यदि अपन बात करते हैं तो इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी।
ये आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में टोटल ये इन 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा, पहला है टॉपिक आपका फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, यानी कि अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती है, उनमें मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। सब तो पहला जो टॉपिक है फ्लावर, तो उसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए, अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि पुष्पीय पादप जो होते हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि मेल गैमीट भी बनता है और फीमेल गैमीट भी बनता है, यानी कि दोनों ही चीजें यहाँ पे बनती है। ऑलराइट, क्लियर है? यहाँ पे मेल गैमीट भी बनता है और यहाँ पे फीमेल गैमीट भी बनता है। क्लियर? यहाँ पे फ्लावर वाले में। तो एक आपको ये बता देते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, सो ठीक है जी, क्लियर है? देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक लड़का था। ठीक है, एक लड़का था। सोच लो, सोच लो तुम लोग कि वो लड़का कौन है। ठीक है, रोहित है, मोहित है, राहुल है, कौन है? तो ये लड़का था, ये एक लड़का था और यहाँ पे एक लड़की। ठीक है, नहीं ये नहीं, ऐसे मत लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये थी सुंदर कन्या। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का था और यहाँ पे एक सुंदर कन्या। अब क्या हुआ, ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब जवान हो गए, बड़े हो गए अब। ठीक है, इनमें अब क्या होने लगा, बाल मारने लगा। ठीक है, तो इनके बॉडी में बना क्या, स्पर्म। इनके बॉडी में क्या बना, ओवम। ठीक, अब ये दोनों मिले, दोनों में प्यार प्रेम हुआ, अब ये दोनों मिले। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों सिस्टम मिला, तब क्या हुआ, जब ये दोनों सिस्टम मिला तब क्या हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे फर्टिलाइज हो करके, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइज हो करके क्या बन गया, तो ये बन गया जाइगोट। हेलो, हाँ, कल कहाँ गायब थी? अच्छा, ठीक है, हम थोड़ी देर में करते हैं, बताते हैं। ठीक, तो तो एक था लड़का और यहाँ पे ये सुंदर कन्या। अब क्या हुआ, इसमें स्पर्म बना, यहाँ पे ओवम बना, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ और ये अब बन गया जाइगोट। ठीक है, आज जाइगोट से फिर क्या हुआ, नए बेबी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, नए बेबी का डेवलपमेंट हुआ। आज जब नए बेबी का डेवलपमेंट हुआ तब क्या हो गया, ये बोली कि नहीं, तुम्हारा मुंह बढ़िया नहीं है, नहीं रहेंगे। ठीक है, अलग हो गए और इसको क्या किया, इसने ले लिया। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये था यहाँ पे नॉर्मल बीच की ऐसे नॉर्मल बातें। बेसिकली आपको बताना क्या था यहाँ पे कि इनमें बना गैमीट, इनमें भी बना गैमीट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन दूसरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहला जो इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये होता है
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। और फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट क्या क्या हुआ? सबसे पहले हुआ गैमीटोजेनेसिस, यानी कि मेल के बॉडी में क्या बना? स्पर्म, और सुंदर कन्या के बॉडी में क्या बना? ओवम। तो ये हुआ गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा प्रक्रिया क्या हुआ? दूसरा प्रक्रिया हुआ इंसेमिनेशन, यानी कि जब दोनों मिले तो क्या हुआ? मेल का स्पर्म उस सुंदर कन्या के बॉडी में गया। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये दोनों चीजें आ गई। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ यहाँ पे? हुआ यहाँ पे क्या कि इसका ये जो स्पर्म था, ये कहाँ पे गया? इनके, ठीक है, सुंदर कन्या के शरीर में। अब ये स्पर्म किससे मिला? ओवम से। तो इस दोनों के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पे यदि बात करेंगे अपन फर्टिलाइजेशन की, तो ये क्या है? ये है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, अब क्या हुआ? तो ये हो गया दूसरा। तो दूसरा प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन, और तीसरा प्रोसेस क्या होगा? तीसरा प्रोसेस होगा यहाँ, तीसरा इवेंट होगा, उस इवेंट का नाम होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब फर्टिलाइज हो गया तो अब शुरू होगी प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसमें बेबी डेवलप करेगा और उसके बाद होगी डिलीवरी। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हम इन तीनों इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उस तीनों इवेंट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला, चूंकि हम फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। दूसरा है प्री फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि दो स्पर्म बनते हैं और दोनों ही स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, तो एक साथ दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एंड देन लास्ट एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ये था आपका आज का बहुत ही बेसिक सा चीज, बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्लावर। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है फ्लावर। अब देखिए, याद रखिएगा, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जिसका जिसका डायग्राम अच्छा, ठीक है, जिसका डायग्राम अच्छा बायो अच्छा, जिसका डायग्राम खराब बायोलॉजी खराब। क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है डायग्राम पे, डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है बॉस, चलिए बस डायग्राम बना ले।
तो ये हमने बना लिया एक फ्लावर, ठीक है, ये हमने बना लिया एक फ्लावर, ठीक। अब देखिए फ्लावर के पार्ट्स की यदि अपन बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स की यदि अपन बात करते हैं तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एंड्रोशियम, ठीक है, एक होता है एंड्रोशियम, दूसरा होता है गाइनोशियम, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स, ठीक है जी, क्लियर। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। एंड्रोशियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन और ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्लियर। अब देखिए ये वाला जो है एंड्रोशियम, इसके यूनिट को बोलते हैं यूनिट, इसके यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन और इसके यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक। इनके यूनिट की बात करें तो इनका जो यूनिट है इसके यूनिट को बोलते हैं पीटल और इनके यूनिट को बोलते हैं सेपल, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे बारात 50 रहे चाहे 500 रहे, वहां पे इंपॉर्टेंट है एक दूल्हा और दुल्हन जिनकी शादी होने वाली है। वैसे ही यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, मतलब कि बेबी को जन्म देना, अब बच्चे पैदा करना, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक मेल और एक फीमेल। तो एक मेल और एक फीमेल वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एसेंशियल पार्ट। लेकिन वहीं यदि बात करें इनकी तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पार्ट नहीं है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों की गार्डिंग करना, ठीक है, बाहर में खड़े रहना, ये दोनों सैनिक का काम होता है। तो याद रखिएगा एंड्रोशियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन वाले का यूनिट होता है स्टेमेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन वाले का यूनिट होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल, कोरोला का यूनिट होता है पेटल और कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल। ये दोनों है रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये दोनों है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि यही दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे इसीलिए इनको बोले हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे इसीलिए ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हैं एसेंशियल पार्ट क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करेंगे और ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे इसलिए नॉन रिप्रोडक्टिव या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फ्लावर का डायग्राम बनाया है तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसके नेमिंग के बारे में। जो अभी मैंने बोला कि फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ये वाला है, ठीक है, वो ये रहा एंड्रोशियम, ठीक है। इसकी यदि बात करेंगे तो ये रहा गाइनोशियम, ये रहा कोरोला और ये रहा कैलिक्स, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। सेम इधर भी होगा एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। इसको बोलते हैं थैलमस, हिंदी में बहुत अच्छा नाम है इसका, ये हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पासन। मेनली फ्लावर कौन से हैं, यही है ये 4 पार्ट,
पुष्प जिस चीज पे विराजमान है, यानी कि पुष्प का आसन बराबर पुष्पासन, तो ये रहा थैलेमस और ये रहा यहाँ पे पेडिसेल। ठीक है, क्लियर। एंड्रोशियम, इसी को बहुत सारा ये होगा तो एक साथ बोलेंगे एंड्रोशियम। सिंगल की यदि बात करेंगे तो इसी का मैंने अभी क्या बोला, यूनिट, इसी का नाम हुआ स्टेमेन। ठीक है, इसी को बोलेंगे स्टेमेन। तो एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब उसको देखिए। ये वाला जो पार्ट होता है इसका नाम है एंथर। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये है गाइनोशियम, यानी कि फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट है ये है एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये है गाइनोशियम और ये है एंड्रोशियम। क्लियर है, गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट और एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट। और एंड्रोशियम का यानी कि इसी के यूनिट को क्या बोलते हैं, इसी के यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। तो यदि कोई आपसे पूछे कि स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम के कितने पार्ट होते हैं, तो एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। इसका नाम है एंथर। क्या नाम है, एंथर। इसकी यदि बात करें इसका नाम है फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। यदि कोई आपसे पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोशियम यानी कि कार्पेल या फिर पिस्टिल, इसके कितने पार्ट हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, ये है पीटल और ये है एप्पल। तो ये हुआ आपका फ्लावर वाला पार्ट और ये रहा आपको मैंने नॉर्मल टॉपिक पढ़ाया जिसमें आपको मैंने इंट्रो बताया और फ्लावर के बारे में मैंने बताया। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फ्लावर में मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, ये दोनों मिलते कैसे हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सब देखते हैं अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए बाय बाय। ये वाला याद रखिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो लोग अभी तक नहीं किए हो। ठीक है, और फैलाना है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर, हाँ। और किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कही है, अभी भी कह रहा हूँ, यदि आप अपने पे काम करना छोड़ दोगे तो कोई आपके लिए वर्क नहीं करेगा। यदि आपने अपने खुद के लिए काम करना छोड़ दिया तो कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि आपके जेब में पैसे होंगे तभी लोग आपसे पूछेंगे कि पैसे चाहिए। यदि आपके जेब में ये ना हो, कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा तूने खाना खाया क्या, या फिर तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है या फिर कुछ भी। ठीक है, इसीलिए अपने हार्डवर्क पे फोकस कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा मेहनत हो सके मेहनत कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, अगले क्लास में फिर उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।